हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं शरद यादव आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे घटना चक्र 2023 के लेटेस्ट एडिशन को, जो कि आपकी दो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। एक तो रहेगी आपकी आरओ की परीक्षा और दूसरा है आपका यूपी पीसीएस 2024। इन दोनों ही परीक्षाओं के लिए ये सीरीज बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी 30 से 31 क्लासेस कर लिए हैं और अगली 5-6 क्लासेस में ये पूरी की पूरी इंडियन ज्योग्राफी कवर हो जाएगी। और बायोलॉजी को भी अगर मैं बताऊं तो बायोलॉजी की आज सेकंड लास्ट क्लास पब्लिश हो चुकी है ऑलरेडी 4:30 बजे के आसपास, और कल बायोलॉजी हमारी कंप्लीट हो जाएगी, जिसके बाद हम इसमें नेक्स्ट सब्जेक्ट उठा लेंगे पॉलिटी या हिस्ट्री। और इसके साथ एक मास्टर प्लान जो है कि मैं आपके लिए सेट कर रहा हूं दोस्तों, जिसमें आप पूरे यूट्यूब पर आप देख लीजिएगा कि किसी ने भी इस तरीके का आपके लिए मास्टर प्लान नहीं दिया होगा, जो कि हमारे ग्लैंस एकेडमी के द्वारा मैं खुद तैयार कर रहा हूं, जिसमें है घटना चक्र 2023 के शॉर्ट नोट्स। और ये कैसे फायदे करेंगे, ये आपके आरओ और साथ ही साथ यूपी पीसीएस में सीधे वही क्वेश्चन मिलेंगे आपको देखने को, जो मैक्सिमम जो है कि एक्सपेक्टेड होते हैं, और साथ ही साथ पूरी की पूरी घटना चक्र को आप रिवाइज कर पाएंगे। यानी ये मान के चलिए कि एक बुक जो आपकी लगभग 500 पेजेस की है, उसको मैंने 40 पेजेस में कन्वर्ट कर दिया है। और वो कैसे किया है, इसके लिए आप लोगों को टेलीग्राम पे अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं जल्दी लगभग 15 दिसंबर के आसपास उस सीरीज को शुरू करूंगा, जिसमें 2 से 3 सब्जेक्ट बन चुके हैं और 2-3 सब्जेक्ट अभी बना रहा हूं, जिसके लिए मैं रात भर इसमें जागकर पूरे नोट्स तैयार कर रहा हूं, ताकि आपके लिए वो मास्टर जो है कि रोल हो सके। तो इसी सब चीजों के साथ साथ एक और छोटी सी इंफॉर्मेशन कि अगर आप इस घटना चक्र 2023 की पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या मोर जहां पे लिखा होता है, वहां पे क्लिक करने पे आपको मिलेगा व्हाट्सएप नंबर, और उस व्हाट्सएप नंबर पे आप क्या कीजिएगा, मैसेज करना, और मैसेज करने के साथ ही आपको वहां पे पीडीएफ की इंक्वायरी मिल जाएगी और आप पीडीएफ ले सकते हैं। तो इन्हीं सब चीजों के साथ हमारा जो टॉपिक चल रहा था दोस्तों खनिज के बारे में, तो हमने ईंधन खनिज के बारे में 3 सेगमेंट पढ़ लिए थे, जिसमें हमने सैल खनिज पढ़ लिया था, यानी सैल तंत्र, फिर हमने धात्विक खनिज भी पढ़ लिए और फिर अधात्विक भी पढ़ लिए। चौथा था हमारा ऊर्जा खनिज, और ऊर्जा खनिज में भी हमने सबसे अधिक इंपॉर्टेंट जो होता है कोयला, इसको हमने कल पूरा डिटेल से नोट्स को कवर कर लिया था। और आज हम लोग इसके एमसीक्यूज को शुरू करेंगे, जो कि हमारा पहला एमसीक्यूज होगा दोस्तों यहाँ पे। तो हमने इसको पूरा कल की क्लास में कर लिया है, जिन लोगों ने नोट्स ना पढ़े हो वो देख लें कल की क्लास को। पहला प्रश्न है, भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई थी? तो जो पहली कोयला खान थी दोस्तों, वो रानीगंज में खोदी गई थी। और रानीगंज कहाँ पे, ये वेस्ट बंगाल में है, और यहाँ पे गोंडवाना प्रकृति का, यानी कि गोंडवाना लैंड का जो है कि कोयला प्राप्त होता है। तो ये वेस्ट बंगाल में था। व्याख्या को अगर आप इसे देखेंगे तो भारत में पहला कोयला खान रानीगंज में दामोदर नदी के तट पर खोदी गई थी, और यह खनन 1774 ईस्वी में वाणिज्यिक कोयला खनन के रूप में की गई थी। अब यहाँ पे कुछ लोकेशन दिखाई जा रही है, उसके बारे में पूछ रहा है, तो हम आगे चलते हैं इसको स्किप करते हुए। निम्नलिखित सैल तंत्रों में से कौन भारत के कोयला निचयों यानी डिपोजिट्स का प्रमुख स्रोत है? तो सबसे अच्छा कोयला कहाँ मिलता है? तो हम कहेंगे गोंडवाना तंत्र में। लगभग कितना मिलता है? 99% करीब कोयला इसमें मिलता है। धारवाड़ तंत्र की अगर हम बात करते हैं, तो धारवाड़ तंत्र में दोस्तों हमें धात्विक खनिज मिलते हैं। कौन से खनिज मिलते हैं? धात्विक खनिज। अगर विंध्यन सैल की बात करें तो विंध्यन तंत्र में हमें मुख्य रूप से चूना पत्थर, संगमरमर, इन सभी चीजों का खनन मिलता है। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे गोंडवाना तंत्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सैल क्रमों में से कौन सा भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है? तो वही ऑप्शन हो जाएगा गोंडवाना। इट मीन्स कि डी ऑप्शन हो जाएगा, और प्रीलिम्स 2017 में प्रश्न आया था ये। अगला प्रश्न है यहाँ पे आरओ के प्रीलिम्स 2016, जो कि री एग्जाम हुआ था, 2020 में री एग्जाम हुआ था। निम्नलिखित सैल समूहों में कौन भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है? तो गोंडवाना समूह जो है कि अधिकतम मात्रा में प्रदान करता है, लगभग 99% के आसपास रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कोयले का अभिलक्षण है? अर्थात कि भारतीय कोयला जो है उसके क्या प्रमुख लक्षण है? तो उच्च भस्म अंश। भस्म का मतलब होता है राख। तो भारतीय कोयले में लगभग मान के चलिए कि 25 से 30% जो है कि राख पाई जाती है, जबकि हम जिस कोयले को आयात करते हैं उसमें लगभग 10% के आसपास राख होती है। तो हमारा ये भी अच्छा स्तर है। निम्न सल्फर अंश। अब अगर आप देखोगे तो हमारे यहाँ जो बिटुमिनस का प्रयोग होता है ना, बिटुमिनस का सबसे अधिक होता है, और बिटुमिनस कोयला एंथ्रेसाइट कोयले की अपेक्षा थोड़ा सा खराब होता है, यानी सबसे अच्छी गुणवत्ता का एंथ्रेसाइट है, और दूसरे नंबर पे आता है बिटुमिनस। तो यहाँ पर भी सल्फर की मात्रा कम देखने को मिलती है।
अब आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा सर कि एंथ्रेसाइट क्या होता है, बिटुमिनस क्या होते हैं, या पीट या लिग्नाइट कोयले, तो इसके बारे में आप कल का नोट्स पढ़ सकते हैं, मैंने पूरा डिटेल पढ़ाया है। और दूसरा निम्न भस्म संगलन तापमान, यानी इनकी जो है कि आपकी जो हीटिंग पावर है वो कैसी है, तो इसके आधार पे आप देखोगे कि पहला और दूसरा तो सही है, तीसरा जो है कि यहाँ पे सही नहीं है, तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, पहला और दूसरा। अब जैसे यहाँ लिखा है कि गोंडवाना क्षेत्र में लगभग 99% कोयला प्राप्त होता है, जिसमें सर्वाधिक बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है और इसमें सल्फर की मात्रा न्यून होती है। सल्फर का ही दूसरा नाम होता है दोस्तों गंधक। क्या होता है, गंधक, या एक और नाम इसे बोला जाता है पोटास भी कहते हैं। भारत के शैल समूहों में से गोंडवाना शैलों को सबसे उपयुक्त या महत्वपूर्ण मानने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त तर्क है। क्या यहाँ पे 90% से अधिक चूना पत्थर मिलता है, तो गलत। 90% से अधिक कोयला भंडार मिलता है, तो बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ अगला प्रश्न है, हमारी जानकारी की वर्तमान स्थिति और संसाधन परिस्थिति को देखते हुए भारत निम्नलिखित में से किसमें 30 वर्ष तक आत्मनिर्भर रहेगा। तो 30 वर्ष तक आत्मनिर्भर का मतलब हो गया कि कोककारी कोयला, यानी कि यहाँ पर जो कोकिंग कोयला है जिसकी उपस्थिति तो लगभग है 7%, लेकिन अगले 30 वर्ष तक जो है कि भारत इसमें आत्मनिर्भर हो सकता है। फिर अगला, भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के अनुसार भारत में सभी कोटि के कोयले का कुल भंडार 293.50 करोड़ टन है। अब सभी कोटि का मतलब हो गया यहाँ पे जो 4 कोटियों के जो मिलते हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। देश के कोयले के कुल प्रमाणित भंडार का आधा से अधिक 2 राज्यों स्पेशली झारखंड और ओडिशा में पाया जाता है, तो हम कह सकते हैं बिल्कुल। तो आर तो सही है, ए की व्याख्या देख लेते हैं कि क्या आंसर यहाँ पे दे रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे स्टार बना दिया गया, और ये यूपी पीसीएस का जो बीओ का एग्जाम हुआ था कोविड के दौरान 2019 वाला, तो उसमें ये पूछा गया, दिया गया। क्या कह रहा है कि देश में 1 अप्रैल 2020 की स्थिति के अनुसार कोयले का कुल भंडार 344.02 बिलियन टन हो गया, क्योंकि ये अब लेटेस्ट आंकड़ा आ गया। वहीं झारखंड और ओडिशा में जो है कि पर्याप्त भंडार का आधे से अधिक 2 राज्यों में पाया जाता है। कोयला उत्पादन में राज्यवार घटता क्रम, तो कोयला उत्पादन की बात हो रही, न कि भंडार। तो उत्पादन की अगर हम बात देखेंगे तो बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। ये प्रश्न 99 का है, जिस समय बिहार के अंतर्गत आपको झारखंड भी देखने को मिल रहा था, क्योंकि सन 2000 में जो है कि झारखंड यहाँ से अलग होता है, तो इस समय तो देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे इसलिए ऐसा हो गया। लेकिन अब अगर हम उत्पादन की बात करेंगे 2020 मिनरल ईयर बुक के अनुसार, तो इसमें आप देखोगे कि भारत के अग्रणी कोयला उत्पादक राज्य एक तो छत्तीसगढ़ सबसे पहले है, दूसरा आता है आपका ओडिशा, और तीसरा आता है आपका झारखंड। फिर यहाँ आता है भारत में 2 अग्रगण्य कोयला उत्पादक राज्य, तो छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, ओडिशा है। तो यहाँ छत्तीसगढ़ के साथ ओडिशा का तो ऑप्शन दिया नहीं है, तो हमने झारखंड को ले लिया। अब यहाँ पर समझते हैं हम लोग कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में को उनके कोयला उत्पादन के अवरोही क्रम, अवरोही का मतलब क्या होता है कि ज्यादा से कम की ओर जाना है। किधर जाना है, ज्यादा से कम, और किसमें, हमें उत्पादन में देखना है। तो सबसे अधिक उत्पादन किसमें होता है, छत्तीसगढ़ में होता है। फिर दूसरे नंबर पे उत्पादन कहाँ होता है, ओडिशा में होता है। फिर तीसरे नंबर पे उत्पादन कहाँ होता है, तो ये झारखंड में होता है। तो इस तरीके से आप क्रम लगा सकते हो। तो अब देख लेते हैं इसमें कैसे प्रश्न करके पूछा जा रहा है। तो देखिए इसने इस तरीके से दिया है, वैसे देखा जाए 2020 के आंकड़े के अनुसार तो छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक उत्पादन, फिर ओडिशा में उत्पादन, फिर झारखंड में उत्पादन, फिर एमपी में उत्पादन, फिर तेलंगाना में उत्पादन। कौन सर्वप्रमुख कोयला उत्पादक है, तो सर्वप्रमुख कोयला उत्पादक ओडिशा हो गया। ऑप्शन में अगर छत्तीसगढ़ नहीं दिया तो हम ओडिशा ले रहे हैं, और सेकंड नंबर पे आपका ओडिशा होता है, थर्ड नंबर पे हमारा झारखंड होता है। भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग ओडिशा रहेगा, और ये आरओ 2014 में पूछा गया है। कोयले के संचित भंडार की दृष्टि से भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से सही अवरोही क्रम क्या है, तो क्या है दोस्तों, झारखंड है, ओडिशा है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है। अब ध्यान देना है यहाँ पे कि ये भंडार की बात पूछ रहा है, और भंडार तो मुख्य रूप से झारखंड और ओडिशा में ही तो है। अब यहाँ आप देख सकते हो कि 2020 का जो आंकड़ा बता रहा है कि झारखंड में और ओडिशा में, इन दोनों में ही जो है कि 50% से अधिक जो है कि भंडार है। फिर तीसरा आता है छत्तीसगढ़, चौथा पश्चिम बंगाल, पांचवा एमपी आता है। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, तो झारखंड में पाए जाते हैं। इन ऑप्शन में अगर हम देखें तो झारखंड सबसे पहले हमारा ऑप्शन होना चाहिए। भारत के निम्नलिखित राज्यों
को उनके कोयला भंडार के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चयन करना है। तो भंडार की बात करेंगे तो सबसे पहला नंबर मिलेगा आपको झारखंड का, दूसरा नंबर मिलेगा आपको ओडिशा का, ठीक है, और तीसरा नंबर आप देंगे किसको, छत्तीसगढ़ को देंगे, और चौथा नंबर आप देंगे किसको, एमपी को। तो स्टार्टिंग कुछ ऐसे होगी, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, फिर एमपी, इस तरीके से आपको सेट करना रहेगा। 2 4 1 3 आप देख सकते हो कि पहले 2 फिर 4 फिर 1 फिर 3। अगला प्रश्न है, कोयला मंत्रालय की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार 1 अप्रैल 2014 को निम्नलिखित राज्यों के प्रमाणित कोयला भंडार की दृष्टि से अवरोही क्रम, और प्रीलिम्स 2016 में पूछा गया आरओ के, तो भंडार की बात पूछ रहा है। तो भंडार तो हम पहले सबसे पहले दिखाएंगे झारखंड में, फिर उसके बाद ओडिशा में दिखाएंगे, फिर छत्तीसगढ़ में, फिर एमपी में। तो यही चीज तो अभी हमने कही, तो डी ऑप्शन हो गया। अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित कोयला उत्पादक राज्यों का उत्पादन 2014 का दृष्टि से अवरोही क्रम, ये रिपीटेड प्रश्न हो गया। छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास संबंधित रहा है किससे, तो कोयले की खोज से, क्योंकि छोटा नागपुर औद्योगिक जो क्षेत्र है यहाँ पर कोयले की खोज से ही जो है कि इसका विकास सबसे ज्यादा हुआ है। देश में कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी कितनी है, तो अगर देखा जाए तो झारखंड और उड़ीसा की भागीदारी मिलाकर टोटल 2% होती है। हालांकि उत्पादन में झारखंड नहीं दोस्तों, छत्तीसगढ़ पहले नंबर पे है। ये भंडार का था जो मैंने उत्पादन में बता दिया। तो यहाँ पर अब हम चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है कि कोयला के 3 अग्रगण्य उत्पादक अवरोही क्रम में कौन से, तो फिर वही बात है, उत्पादक की बात हो रही है। तो अगर वर्तमान में हम देखें तो छत्तीसगढ़ पहले नंबर पे आता है, ओडिशा दूसरे नंबर पे आएगा, झारखंड तीसरे नंबर पे आएगा। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, तो ये आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। और यही हमारा 2020 का आंकड़ा भी कह रहा है कि छत्तीसगढ़ लगभग 21.5% उत्पादन करता है, ओडिशा लगभग 19.5% और झारखंड लगभग 18% इसका उत्पादन करता है। ध्यान देना, ये उत्पादक राज्य है, भंडार राज्य नहीं। भंडार में स्थिति बदल जाएगी। अब यहाँ पे पूछ रहा है कोयला के 2 सबसे बड़े उत्पादक राज्य, तो कौन कौन से होंगे, एक छत्तीसगढ़ और एक ओडिशा। तीसरे नंबर पे अगर हम बात करेंगे तो तीसरा नंबर हमारा हो जाएगा झारखंड का। कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है, तो कोरबा कहाँ स्थित है, ये छत्तीसगढ़ में आता है, तो छत्तीसगढ़ हमारा ये हो गया। और छत्तीसगढ़ में लगभग 28% या 27.5% सबसे अधिक कोयले का उत्पादन किया जाता है। और ये जो कोयला क्षेत्र होता है कोरबा का, ये हसदेव नदी बेसिन में पाया जाता है। कौन सी नदी में, हसदेव नदी बेसिन में। और यहाँ से कोरबा ताप विद्युत केंद्र भी एक स्थित है। सूची फर्स्ट और सेकंड का मिलान करिए आप। कोयला उत्पादक क्षेत्र और कोयला खदान है, जैसे दामोदर नदी घाटी में क्या आपको देखने को मिलेगा, तो बराकर कोयला खदान है। सोन नदी घाटी में सिंगरैनी मिल जाएगा आपको। गोदावरी नदी घाटी में कहेंगे तो उमरिया हो जाएगा, और महानदी की घाटी में कहेंगे तो तलचर हो जाएगा। मुझे लगता है कि सोन नदी में जो थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, सोन नदी का उमरिया होगा और गोदावरी का सिंगरैनी, क्योंकि सिंगरैनी आंध्र प्रदेश में आता है। बाकी यहां पर हम लोग देख लेते हैं। बिल्कुल वही सही हुआ जो मैंने किया बाद में अपडेट, कि दामोदर घाटी बराकर, सोन घाटी उमरिया और गोदावरी घाटी सिंगरैनी, क्योंकि यह आंध्र प्रदेश में। महानदी घाटी तलचर यानी ओडिशा में हो जाएगा। फिर अगला है कोयला क्षेत्र और अवस्थिति, तो तालचरी या तालीचर या जो भी कह दीजिए, तो ये ओडिशा में आता है, महानदी घाटी के पास। कर्णपुरा की बात करेंगे तो कर्णपुरा आपका हो जाएगा, कर्णपुरा दामोदर नदी घाटी। सिंगरौली की बात करेंगे जो एमपी यूपी बॉर्डर पे सोनभद्र में है, तो ये सोन घाटी। और सिंगरैनी जो कि आंध्र प्रदेश में है, ये आपका गोदावरी नदी हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप मिलान करेंगे कि तलचर जो ओडिशा में है महानदी, कर्णपुरा झारखंड दामोदर, सिंगरौली मध्य प्रदेश यूपी, हालांकि दोनों के सोनभद्र जिले में विकसित है, सोन घाटी। और सिंगरैनी जो कि तेलंगाना में हो गया है अब, लेकिन एपी में भी इसका प्रभाव था, तो ये गोदावरी घाटी हो गई। अब यहाँ पर हम अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तालचर एक प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है, तो कहाँ का है दोस्तों, ये ओडिशा का है। कहाँ का, ओडिशा का है। तालचर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र, वही रिपीटेड हो गया ओडिशा का। कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर का योगदान है कितना, लगभग 80% जो है कि छोटा नागपुर का योगदान है यहाँ पर। झारखंड में कोयला की खानें स्थित हैं, कहाँ पर, झरिया में। सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है, झरिया में जो है कि स्थित है ये। जबकि अगर आप देखेंगे कि लोहरदगा जो है बॉक्साइट उत्पादन के लिए है, और रांची भारी मशीनों के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। जबकि अगर आप देखेंगे तो जो झरिया कोयला क्षेत्र है, जहाँ पे कोकिंग कोयला का भंडार यहीं पर सबसे अधिक है,
ये आपके धनबाद जिले में आता है। और जबकि जमशेदपुर की बात करेंगे तो इस्पात उद्योग या स्टील इंडस्ट्री के लिए फेमस है। अगला है, निम्नलिखित कोयला क्षेत्रों में किसके कोयला भंडार सर्वाधिक हैं? तो अगर आप देखोगे तो कोरबा और रानीगंज, ये दोनों ही, मतलब कोरबा नहीं कहेंगे, झरिया कह सकते हैं, झरिया और रानीगंज। रानीगंज आपका होता है वेस्ट बंगाल में, कोरबा आपका होता है छत्तीसगढ़ में, झरिया होता है आपका झारखंड में, और सिंगरौली की बात करेंगे तो ये एमपी प्लस यूपी का हो जाएगा, एमपी और यूपी का। अगला प्रश्न यहाँ पे 32 के बात करेंगे हम। अब यहाँ तो पूरा आंकड़ा दिया है जो कि हमने पढ़ लिया है। झारखंड के झरिया क्षेत्र है वो किसके लिए? कोयले के लिए है। झरिया कोयला क्षेत्र किस में आता है? तो झारखंड में आता है। तो ये सब रिपीटेड प्रश्न है। अब यहाँ देखते हैं, लिग्नाइट निकृष्ट कोटि का कोयला है, बिल्कुल सही है, जिसमें कार्बन की मात्रा 35 से 40% है। यह भी सही मान सकते हो, क्योंकि जितनी कार्बन की मात्रा कम होगी उतना ही वो कोयला बहुत घटिया किस्म का होगा। जबकि अगर मैं बात करूं एंथ्रेसाइट की, जो सबसे उत्तम कोटि का होता है, तो एंथ्रेसाइट का जो कोयला होता है उसमें लगभग 90% तक जो है कि कार्बन देखने को मिलता है। भारत में झारखंड लिग्नाइट का सर्वप्रमुख उत्पादक है, तो ये एक बात गलत है, क्योंकि झारखंड नहीं है दोस्तों, बल्कि तमिलनाडु है। तमिलनाडु में ही सबसे अधिक भंडार भी है और सबसे अधिक उत्पादन भी वही करता है, तो तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। तो केवल ए सही है, आर गलत हो जाएगा। तो सी हो गया कि देखिए ए सही है और आर गलत हो गया। भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है तमिलनाडु में, अभी यही चीज मैंने आपको बताई थी। भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा जो क्षेत्र होता है वो नवेली होता है, क्योंकि नवेली कहाँ पे है? ये तमिलनाडु के अंतर्गत है, और ये बीओ के एग्जाम में आया था। कर्णपुरा की बात करेंगे तो कर्णपुरा हमने देखा झारखंड, और झारखंड में लिग्नाइट नहीं मिलता है। माकूम की बात करेंगे तो ये असम में होता है, जबकि यहाँ भी नहीं मिलता है लिग्नाइट। सिंगरौली की बात करेंगे तो ये एमपी में है, तो एमपी यूपी, तो यहाँ पर भी आपको लिग्नाइट कोयला नहीं मिलता है। तो कहाँ मिलता है? केवल नवेली मिलता है, नवेली। किस राज्य में लिग्नाइट कोयला के विशालतम भंडार है? तो वही तमिलनाडु इसका उत्तर हो जाएगा। कोयले का अंतर्राष्ट्रीय परिवहन रेलवे द्वारा संपर्क किए जाने वाले परिवहन का एक प्रमुख घटक है। बंगाल झारखंड कोयले की खदानें पश्चिमोत्तर राज्यों की कोयला आपूर्ति का प्रमुख स्रोत है। तो ये बात सही है कि जो पश्चिमोत्तर राज्य हैं, तो यहाँ पर अब हम दोनों को स्टेटमेंट देखेंगे तो पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, विश्रामपुर किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है? विश्रामपुर किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये कोयले के खनन के लिए प्रसिद्ध है, और ये कहाँ पर देखने को मिलता है क्षेत्र? ये छत्तीसगढ़ में पाया जाता है विश्रामपुर। फिर कोयला क्षेत्र है और यहाँ पर राज्य है, जैसे करणपुरा या कर्णपुरा की बात करूं तो ये झारखंड में आते हैं, दामोदर घाटी में। सिंगरैनी की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश में, हालांकि तमिलनाडु भी दिखाता है। नेवेली की बात करेंगे तो तमिलनाडु, सिंगरैनी आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना मुझे कहना था, और कोरबा की बात करेंगे तो ये आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने इसको मिला लिया। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं, कोयले के बृहद भंडार होते हुए भी भारत क्यों मिलियन टन कोयला आयात कर रहा है? ऐसी क्या वजह है? तो पहला कि भारत की यह नीति है कि वह अपने कोयले के भंडार को भविष्य के लिए सुरक्षित रखे और वर्तमान उपयोग के लिए अन्य देशों से आयात करे। ऐसी कोई भी नीति नहीं है दोस्तों, क्योंकि पहली प्रॉब्लम है कि भारत का जो कोकिंग कोयला है वो केवल 7% है। बाकी कोयले में कार्बन की कोई अच्छी मात्रा नहीं है, बल्कि सल्फर की मात्रा है, जो कि एक प्रदूषणकारी गैस पैदा करेगी। तो ये हो गया, इसीलिए हम जो कोकिंग कोयला है उसको जो है कि हम आयात करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, भारत की अधिकतर विद्युत संयंत्र कोयले पर आधारित हैं और उन्हें देश में पर्याप्त मात्रा में कोयले की आंतरिक आपूर्ति नहीं हो पाती। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे यहाँ जो एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले जो ताप संयंत्र हैं, विद्युत संयंत्र, वो सामान्यतः कोयले से ही संचालित होते हैं, जिसकी पूरी आपूर्ति जो है कि अपने देश से हम नहीं कर पाते हैं। ये सही है। इस्पात कंपनियों को बड़ी मात्रा में कोक कोयले की आवश्यकता होती है, जिसे आयात करना पड़ता है, क्योंकि हमारे भारत में केवल 7% जो है कि कोकिंग कोयला है, जबकि अगर मैं बात करूं नॉन कोकिंग कोयले की तो लगभग 93% है। तो इसलिए भी हम आयात करते हैं। तो 2 और 3 सही है, ये रीजन सही है, तो इसलिए बी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, कोयला संस्तर मीथेन। अब अगला प्रश्न है यहाँ पे, कोयला संस्तर मीथेन और सेल गैस, ये 2 परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के संदर्भ में विचार करते हैं, क्योंकि 2 गैर परंपरागत मतलब नवीकरणीय स्तर पे। कोयला संस्तर मीथेन कोयला संधियों से निष्कर्षित शुद्ध मीथेन गैस है, जबकि सेल गैस केवल प्रोपेन और ब्यूटेन का एक मिश्रण है। तो दोस्तों सेल गैस में केवल प्रोपेन और ब्यूटेन न होके बल्कि मीथेन भी मिलती है, और सबसे अधिक इसमें मीथेन गैस ही मिलती है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया, ठीक है, पहला स्टेटमेंट गलत हो गया।
अब यहाँ दूसरा है कि भारत में कोयला संस्तर मीथेन स्रोत बहुतायत में है, किंतु अब तक सेल गैस के स्रोत नहीं पाए गए, तो दूसरा भी गलत है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो कोयला संस्तर गैस है ये आप देखोगे 90% से अधिक शुद्ध गैस के रूप में माना जाता है और इसका निष्कर्षण अवसादी सेलों से किया जाता है, हालांकि सेल गैस का भी। और सेल गैस में बल्कि क्या होता है 86% तक मीथेन, 4% ईथेन और 1% प्रोपेन होती है। भारतीय कोयला उद्योग की समस्याओं के बारे में बात करें तो निम्न कोटि का कोयला होता है और कोयला संचलन में बाधा होती है, बिल्कुल सही। धुलाई संस्थाओं की उपयोग क्षमता में कमी है, यह भी सही है। कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता है, यह भी सही। कार्य संचालन कीमतें, तो यह भी सही हो जाएगा। तो आप देखोगे कि बी हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये सभी के सभी बिल्कुल सही बात हो जाएगी। कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है, तो सबसे अधिक होता है ऊर्जा उत्पादन करने के लिए, जो ऊर्जा संयंत्र होते हैं उनमें सबसे अधिक इसका प्रयोग किया जाता है। फिर यहाँ कह रहा है आरओ मेंस की परीक्षा में कि कहाँ लिग्नाइट के प्रमुख भंडार नहीं है, तो आप देखो कि झारखंड में आपको भंडार देखने को नहीं मिलेगा, जबकि 2020 की पुस्तक के मतलब ईयर बुक के अनुसार कहा जा रहा है सबसे अधिक मिलते तमिलनाडु, फिर पुदुचेरी, केरल, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं, जबकि झारखंड में नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी गोंडवाना युगीन कोयला के भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दामोदर नदी घाटी। अब इसमें आप देखेंगे कि दामोदर नदी घाटी गोंडवाना युगीन कोयला के भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। दामोदर नदी घाटी में झारखंड का झरिया, धनबाद, बोकारो, पश्चिम बंगाल का रानीगंज कोयला क्षेत्र आते हैं और रानीगंज कोल फील्ड का विस्तार झारखंड में भी है। फिर यहाँ पे अब सूची का मिलान करना हमें, कोयला क्षेत्र है और कुछ राज्य हैं, इसकी अगर हम बात करेंगे तो जैसे आप देखोगे रानीगंज की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। बिश्रामपुर की अगर हम बात करें तो ये आपका होगा छत्तीसगढ़। सुहागपुर की बात करेंगे तो ये आपका होगा एमपी। और राजमहल की बात करें, गारो मतलब राजमहल जो पहाड़ियाँ, छोटा नागपुर, पठार, तो ये झारखंड में हो गया। तो ये सही मिलान हो गया है। आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि झारखंड में राजमहल, मध्य प्रदेश में सुहागपुर, बिश्रामपुर छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में रानीगंज है। फिर यहाँ अगले प्रश्न को देखते हैं, कोयला क्षेत्र और अवस्थिति। जैसे माकूम की बात करेंगे तो असम में है, नामचिक की बात करेंगे तो ये अरुणाचल प्रदेश, गिरिडीह की बात करेंगे तो झारखंड और सुहागपुर की बात करेंगे तो एमपी हो जाएगा। बिल्कुल सीधा मिलान हो जाएगा इसमें। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक राज्य में नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र अवस्थित है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। अब यहाँ पर फिर से कोयला की खदान और भारत के राज्य हैं। जैसे कर्णपुरा की बात करें तो ये आपका झारखंड हो जाएगा। फिर रामपुर हिमगिर की बात करेंगे, चलिए इसको होल्ड कर देते हैं, और सुहागपुर की बात करें तो ये एमपी हो जाएगा। अब दो नहीं पता चल रहा है, झिलमिली और रामपुर, क्योंकि ये नाम नए आए हैं, तो हम इसको देख लेते हैं इसके अपने उत्तर में। कि झिलमिली की बात करेंगे तो ये आपका छत्तीसगढ़ है, कर्णपुरा झारखंड, रामपुर हिमगिर उड़ीसा और सुहागपुर एमपी में है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पे कोयला क्षेत्र है और भारत के राज्य। तो अब देखते हैं इसको, तो आप देखोगे तंदूर जो घाटी है ये मिलेगी तेलंगाना में, वरोरा मिलेगा आपको महाराष्ट्र में, लमटिया मिलेगा, ललमटिया झारखंड में। लेकिन यहाँ पे रणजीत नहीं होना चाहिए दोस्तों, ये रंगीत घाटी होगा और ये हो जाएगा आपका सिक्किम में होगा। तो हम इसकी व्याख्या में भी आप देख सकते हो कि रंगीत घाटी की बात करेंगे तो सिक्किम है, तंदूर की तेलंगाना, वरोरा महाराष्ट्रगंज और मतलब महाराष्ट्र, और ललमटिया झारखंड में स्थित है। अगले प्रश्न को देखते हैं कि भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है। तो सबसे अधिक होता है भूमिगत कोयले का दहन झारखंड राज्य में। कहाँ पर होता है? झारखंड राज्य में। भारत में कोयला नियंत्रक संगठक की क्या भूमिका है? तो यहाँ पर पढ़ना है कि CCO इट मीन्स की कोल कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन भारत सरकार में कोयला सांख्यिकी का एक प्रमुख स्रोत है। यह बद्ध कोयला लिग्नाइट खंड के विकास की प्रगति की मॉनिटरिंग करता है। यह कोयला युक्त क्षेत्रों के अधिग्रहण के संबंध में भारत सरकार की अधिसूचना के प्रति किसी आपत्ति का अनुश्रवण करता है और यह सुनिश्चित करता है कि कोयला खनन कंपनियां विहित समय में अंतिम उपभोक्ताओं को कोयला वितरण करें। तो यहाँ पे आप देखोगे 22 का प्रश्न, तीसरा और चौथा ही केवल सही स्टेटमेंट है, केवल ये वाला और ये वाला, थर्ड और फोर्थ सही है। फिर यहाँ पर अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर और हमारा अगला टॉपिक है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। आपको बता दूं कि पेट्रोलियम तो आप सभी लोग कहेंगे कि सर ये तो जीवाश्म ईंधन है, यानी कि ये हमारा
परंपरागत स्रोत है, लेकिन बहुत सारे लोग प्राकृतिक गैस को लेकर कंफ्यूज होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये भी जो है कि आपका जीवाश्म ईंधन ही है, यानी ये भी कैसा है, परंपरागत स्रोत ही है, नवीकरणीय नहीं है ये। लेकिन ये सभी जीवाश्म ईंधनों या परंपरागत ईंधन में सबसे ज्यादा स्वच्छ ईंधन माना जाता है प्राकृतिक गैस, हालांकि ये भी जीवाश्म ईंधन में ही कहलाएगा। अब यहाँ पर समझते हैं कि पेट्रोलियम हाइड्रोजन और कार्बन का यौगिक है, यानी कि जो पेट्रोलियम है वो हाइड्रोजन और कार्बन का यौगिक है, और हाइड्रोजन और कार्बन के मिश्रण को सामान्यतः क्या कहा जाता है, हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। क्या कहते हैं हम उसे, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो पेट्रोलियम आपका हो गया हाइड्रोजन और कार्बन का यौगिक। यह ठोस तरल गैस रूप में पाया जाता है। कच्चा पेट्रोलियम लगभग 30 लाख वर्ष पुरानी सागरीय अवसादी शैलों से प्राप्त होता है। कहाँ से, अवसादी शैलों से, क्योंकि जो आग्नेय शैल होती है उसमें तापमान अधिक होता है, उसका विकास ज्वालामुखी प्रक्रिया से होता है, जिसमें जीवाश्म जितने भी होते हैं वो जल जाते हैं, जल के खत्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पर पेट्रोल वगैरह नहीं बन पाते, फॉसिल ईंधन नहीं बन पाते। जबकि अवसादी शैलों में ये परत दर परत होने की वजह से बनते चले जाते हैं। और भारत में यह टर्सरी काल की चट्टानों की अपनतियों और भ्रंश फंदों में पाए जाते हैं, यानी कि फॉल्ट में। भारत में खनिज तेल के बारे में सर्वप्रथम 1860 में मार्गरेटा के समीप असम रेलवे एंड ट्रेडिंग कंपनी के द्वारा पता लगाया गया, और ये जो पता था इसके बाद 1867 में माकूम यानी कि असम क्षेत्र में देश का पहला तेल कुआं खोदा गया था। कहाँ पे, माकूम। फिर इसके बाद भारत में सबसे पुराना तेल भंडार डिगबोई है, जो कि असम में है, और यह ब्रह्मपुत्र घाटी जो है नदी, ब्रह्मपुत्र घाटी का तेल भंडार माना जाता है। भारत में कच्चे खनिज तेल उत्पादन के 4 प्रमुख क्षेत्र होते हैं। एक तो होता है ब्रह्मपुत्र घाटी में, फिर दूसरा गुजरात का तट है, तीसरा पश्चिमी तट जो कि अपतटीय क्षेत्र होता है, और चौथा पूर्वी तट जो कि अपतटीय क्षेत्र कहलाता है। अगर बात हम करेंगे ब्रह्म घाटी की, यानी कि ब्रह्मपुत्र घाटी की, जो कि देश का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है, और इस क्षेत्र के मुख्य तेल उत्पादक क्षेत्र में डिब्रूगढ़ आता है, शिवसागर जिलों में अवस्थित है। यहाँ प्रमुख तेल उत्पादक केंद्र में डिगबोई है, नाहरकटिया है, हगरी जनमोरन है, रुद्रसागर है, लकवा है, सुरमा घाटी है। ये सभी की सभी इसमें मुख्य रूप से आती हैं। फिर अगर बात करें कि नूनमाटी तेल शोधन कारखाना या नूनामाटी तेल शोधन कारखाना, ये असम राज्य में स्थित है, और यह इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अधिकार में आता है। इसकी स्थापना 1962 में गुवाहाटी के निकट की गई थी। इसी प्रकार डिगबोई तथा नुमालीगढ़ तेल शोधन कारखाना असम राज्य में है, और डिगबोई में रिफाइनरी की स्थापना 1901 में असम ऑयल कंपनी लिमिटेड द्वारा, और 1981 में इस रिफाइनरी का अधिग्रहण कर लिया गया था IOCL द्वारा। गुजरात भारत में कच्चा तेल उत्पादन के संदर्भ में तीसरे स्थान पर आता है, जिसमें अपतटीय क्षेत्र और राजस्थान का भी क्षेत्र आएगा। और अंकलेश्वर गुजरात के भरूच जिले में 30 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला खनिज तेल भंडार क्षेत्र है। यहाँ तेल की खोज जुलाई 1958 में की गई थी, जबकि उत्पादन 1961 में शुरू हुआ था। लूनेज तेल उत्पादक क्षेत्र गुजरात में खंभात की खाड़ी के ऊपरी सिरे पर स्थित है। कई बार आपसे प्रश्न पूछ लेता है कि लूनेज किससे संबंधित और किस राज्य में संबंधित है। कलोल भी पूछा जाता है। कलोल अहमदाबाद में आता है, गुजरात राज्य में स्थित है। इसके प्रमुख उत्पादक केंद्र में नवग्राम, धोलका, सुमासन, कोसांब आते हैं। फिर एक होता है कोयाली या कयाली भी कह देते हैं, जो कि IOCL तेल शोधन कारखाना गुजरात में है, जो कि गुजरात के जामनगर जिले में स्थित है, और इसकी स्थापना 1920 में महाराजा रणजीत सिंह ने की थी। इसे नवानगर के नाम से जाना जाता है। यहाँ रिलायंस इंडस्ट्रीज की विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी स्थित है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की विश्व की सबसे बड़ी। फिर आगे देखेंगे हम यहाँ पर कि भारत में पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र तेल उत्पादन का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, और इसके अंतर्गत बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र मुंबई के तट से कुछ दूरी पर स्थित है। इस तेल क्षेत्र को हम रूस एवं भारत की संयुक्त टीम ने खोजा था यहाँ पर, और यहाँ सबसे पहला तेल कुआं वर्ष 1974 में खोदा गया। इसके अतिरिक्त पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र के अंतर्गत बसीन क्षेत्र भी सम्मिलित था या सम्मिलित किया था। यह तेल क्षेत्र बॉम्बे हाई के दक्षिण में स्थित है। कहाँ पे है? बॉम्बे हाई के दक्षिण में। वहीं अगर हम आलिया बेट की बात करेंगे तो एक खनिज तेल क्षेत्र पश्चिमी तटीय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है, और यह तेल क्षेत्र भावनगर से कुछ दूर खंभात की खाड़ी में आलिया बेट द्वीप पर स्थित है। तो ये आलिया बेट द्वीप है एक तरीके से, जो आपके गुजरात में ही आता है। तो अब जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे जो तेल
तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन करता है, जैसे बाड़मेर हो गया राजस्थान में, कच्छ हो गया, फिर महसाना, कलोल, अंकलेश्वर, खंभात की खाड़ी, ये सब गुजरात में आ जाएगा। बसीन और मुंबई हाई ये सब महाराष्ट्र में आएगा। वहीं यहाँ पर देखेंगे डिब्रूगढ़, दिग्बोई, नाहरकटिया, बदरपुर, शिवगिरी, लखीमपुर और रुद्रसागर हो गया। फिर यहाँ कृष्णा गोदावरी बेसिन और प्राकृतिक गैस क्षेत्र यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपको। वहीं थोड़ा सा आप देखेंगे कावेरी बेसिन है जो तेल एवं प्राकृतिक गैस से संबंधित है। अब इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर आगे, अपने आगे के डिस्कशन को पढ़ते हैं, और जिसके अंतर्गत अब हम लोग पढ़ेंगे रिफाइनरीज। जो रिफाइनरियां जो होती है अक्सर मैचिंग के लिए आता है कि कौन से राज्य में स्थित है, तो इस पर हम फोकस करेंगे और बाकी हम एमसीक्यूज के साथ इसको कंप्लीट तैयार कर लेंगे। जैसे डिगबोई की बात करेंगे तो ये आपको असम में देखने को मिलेगा, गुवाहाटी भी असम में, लेकिन बरौनी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बरौनी ये बिहार में होती है। कोयली की बात करेंगे तो गुजरात, और बोगई कोई मतलब गाँव की बात करें तो असम में, हल्दिया पश्चिम बंगाल, मथुरा यूपी में, मथुरा में भी एक है, पानीपत हरियाणा में हो जाएगी, और पारादीप की बात करेंगे तो ये ओडिशा में, मुंबई महाराष्ट्र, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश, मुंबई महाराष्ट्र, कोच्चि केरल, मनाली की बात करें तो तमिलनाडु, इस मनाली को हिमाचल प्रदेश मत समझना, ये तमिलनाडु में है। नागापट्टिनम भी तमिलनाडु में है, और नुमालीगढ़ भी असम में है। नुमालीगढ़ कहाँ है दोस्तों? असम में है। वहीं मैंगलोर कर्नाटक में, तातीपाका आंध्र प्रदेश में, बीना मध्य प्रदेश, भटिंडा पंजाब, डीटीए जामनगर गुजरात और जामनगर गुजरात में है। फिर वाडिनार की बात करेंगे तो ये भी आपका गुजरात में ही स्थित है। तो अब चलते हैं हम लोग एमसीक्यू सीरीज को सॉल्व करते हैं, जहां समझेंगे कि भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहां पर स्थित है। तो ये हो जाएगा डिगबोई असम में। कहां पर स्थित है सबसे पुराना तेल का भंडार? डिगबोई असम में स्थित है। दूसरे प्रश्न की ओर चलें। भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यहां पर तो प्रश्न के अकॉर्डिंग गुजरात दिखा रहा है, लेकिन अगर हम 2020 की इंडियन मिनरल ईयरबुक पढ़ें तो यहाँ पे मात्रा के हिसाब से राजस्थान जो है कि सबसे पहले नंबर पे आता है, और गुजरात अब सेकंड नंबर पे हो चुका है। निम्नलिखित राज्यों में 2013-14 में कौन सा राज्य पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक था? तो राजस्थान, और वर्तमान में भी राजस्थान ही है। अंकलेश्वर प्रसिद्ध है किसके लिए? पेट्रोल के भंडार के लिए ये प्रसिद्ध है, और ये अंकलेश्वर आपका गुजरात में लगभग 30 किलोमीटर स्क्वायर में बसा हुआ है। लूनेज की बात करेंगे तो पेट्रोल उत्पादक जो क्षेत्र है ये आपका लूनेज गुजरात में आता है। कहाँ पे आता है? गुजरात में। ऐसा मिलान करने के लिए पूछा जाता है। नवग्राम तेल क्षेत्र स्थित है कहाँ? तो ये गुजरात में स्थित है नवग्राम तेल क्षेत्र, जिसके साथ साथ और अन्य तेल क्षेत्र हैं जैसे अंकलेश्वर हो गया, कलोल, बारकोल, मेहसाना। फिर भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं खोदा गया था। कहाँ पे? माकूम में, और माकूम दोस्तों कहाँ पे है? असम में है। निम्न में से कौन सा एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई है जिसका नाम है आपका डिगबोई? तो डिगबोई को जो सबसे पहले शुरू किया गया 1921 में, फिर कोयली गुजरात को शुरू किया गया 1965, हल्दिया पश्चिम बंगाल 1975, मथुरा उत्तर प्रदेश 1982 में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है कौन सा जोड़ा सही है? असम की बात करेंगे तो ये बरौनी में नहीं, तो बरौनी तो दोस्तों कहाँ पे है? बिहार में है। फिर वहीं विशाखापत्तनम जो कि आंध्र प्रदेश में सही है। कोयना की बात करेंगे तो कोयना आपका महाराष्ट्र में नहीं बल्कि गुजरात में हो जाएगा, और मथुरा की बात करेंगे तो ये आपका यूपी में हो जाएगा। तो केवल बी वाला सही होगा। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो हल्दिया दोस्तों कहाँ पे है? हल्दिया ओडिशा में नहीं है बल्कि वेस्ट बंगाल में है। जामनगर महाराष्ट्र नहीं बल्कि गुजरात में है। नुमालीगढ़ गुजरात नहीं बल्कि आसाम में है नुमालीगढ़, और पनागुड़ी ये तमिलनाडु में है। तो ये सही है। भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ पे है? जामनगर में, और जामनगर कहाँ पे आता है? गुजरात में आता है। निम्नलिखित में से कहाँ तेल शोधक कारखाना नहीं है? तो आप देखोगे कोयली में भी है, नूनामटी में भी है, बरौनी में भी है, हटिया में नहीं है, जबकि हल्दिया में तो है लेकिन हटिया में नहीं, क्योंकि हटिया झारखंड में है जहाँ पे कोई भी तेल शोधन कारखाना नहीं है। भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुआ था? तो 1970-80 के दशक में हुआ था सबसे पहले। नूनमाटी का तेल शोधन कारखाना अवस्थित है, तो नूनामटी जो होती है वो आपका आसाम में है। यहाँ पे तेल शोधन कारखाना है, और यहाँ पे राज्य का मिलान करना, जैसे हल्दिया की बात करूं तो पश्चिम बंगाल, जबकि अभी हमने एक पढ़ा था हटिया जो झारखंड में है, लेकिन वहां पे
किसी भी प्रकार का तेल शोधन कारखाना नहीं है। जामनगर की बात करें तो गुजरात में है, कोच्चि की बात करेंगे तो केरल, और नुमालीगढ़ की बात करेंगे तो आसाम हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर से एक सूची है और इसका मिलान करना है, तो रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों कई सारे इसमें। जैसे नुमालीगढ़ की बात करें तो आसाम हो गया, तातीपाका की बात करेंगे तो ये आपका गुजरात हो जाएगा, कोयली की बात करेंगे आंध्र प्रदेश, और बरौनी की बात करेंगे तो बिहार। अभी 2 प्रश्न पहले मैंने कोयली आपको गुजरात बता दिया था, जो कि गलत हो गया था, वो आंध्र प्रदेश में है। सॉरी, वो सही बताया था दोस्तों, कंफ्यूज हो जाता हूँ। नुमालीगढ़ तो असम में, तातीपाका ये आंध्र प्रदेश में है, कोयली तो आपका गुजरात सही है, और बरौनी आपका बिहार सही है। इसको ढंग से याद कर लीजिए। सॉरी फॉर मिस्टेक हो गई, इसके लिए आई एम सॉरी। अगला है प्रीलिम्स 2016 का प्रश्न, तातीपाका कहाँ पे है? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य में। कहाँ पे दोस्तों? आंध्र प्रदेश राज्य में। अब तेल शोधन कारखाना है और यहाँ पे राज्य, जैसे नुनमाटी की बात करेंगे तो आसाम हो गया, कोयली की बात करेंगे, अब देखिए कोयली यहाँ पे कर्नाटक नहीं होना चाहिए था, बल्कि यहाँ पे आपको दिखाना चाहिए था। देखिए फिर वही मिस्टेक कर रहा हूँ मैं भी, कभी कभी रट जाता है ना दोस्तों जो एक ही। तो कोयली गुजरात में आपका, मंगलौर की बात करेंगे तो कर्नाटक, और पानीपत की बात करेंगे हरियाणा। कोई नहीं, मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ और गलत नहीं होने दूंगा। जो कोयली है वो गुजरात में है, तातीपाका आपका कहाँ पर है? तातीपाका आपका आंध्र प्रदेश में है। तो यहाँ पर आप मिलान कर सकते हो कि नुनमाटी असम में है, कोयली गुजरात में है, मंगलौर कर्नाटक में है, पानीपत हरियाणा में है। अगला प्रश्न यहाँ पे तेल शोधन कारखाना और राज्य, तो तातीपाका की बात करेंगे तो ये ध्यान देना ये आंध्र प्रदेश में है, कोयली की बात करेंगे तो गुजरात में है, नागापट्टिनम की बात करेंगे तो तमिलनाडु में है, और नुमालीगढ़ की बात करेंगे तो आसाम में है। आप भी कह रहे होंगे सर ने बहुत कंफ्यूज कर दिया, इस बार देखते हैं सही बताते हैं या गलत बताते हैं। तो वो थोड़ा सा स्लिप टंग हो जाता है, बाकी ऐसा नहीं है कि मैं गलत बताऊंगा। तातीपाका आंध्र प्रदेश, कोयली गुजरात, नागापट्टिनम तमिलनाडु, और नुमालीगढ़ असम में हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पूछ रहा है कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो बीना एमपी में जो है कि बीपीसीएल है, तातीपाका आंध्र प्रदेश में ओएनजीसी है, डिगबोई असम में आईओसीएल है, लेकिन कोयली गुजरात में एचपीसीएल नहीं है, बल्कि यहाँ पे कौन सी मिलेगी? यहाँ पे आपको आईओसीएल मिलेगी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। किस राज्य में कोयली पेट्रोलियम शोधनशाला अवस्थित है, यानी कि पेट्रोलियम जो शोधन कारखाना है वो आपके गुजरात में स्थित है। और ये आरओ के मेंस 2016 में ये प्रश्न पूछा गया है। अब यहां देखते हैं कि मंगला, भाग्यम, शक्ति और ऐश्वर्या ये सब क्या है? तो ये बाड़मेर सांचौर बेसिन में खोजे गए तेल के क्षेत्र हैं, मंगला, भाग्यम, शक्ति, ऐश्वर्या। 14 NILP ब्लॉक्स 1, JV ब्लॉक्स 2, नॉमिनेशन ब्लॉक्स 4, ये सब क्या है? ये सब पेट्रोलियम अन्वेषण है, और ये राजस्थान स्पेशल प्रश्न था। हाइड्रोजन विजन 2025 किससे संबंधित है? तो पेट्रोलियम उत्पाद के भंडारण से संबंधित है। किसके? पेट्रोलियम उत्पाद के भंडारण से संबंधित है। यहाँ पर अगला प्रश्न दोस्तों, देश को कच्चे तेल की आपूर्ति में रुकावट से पृथक रखने हेतु भारत ने इंडिया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड की स्थापना की है, और इस हेतु वह 3 स्थानों पर भूमिगत स्टोरेज का निर्माण करेगा। इस स्थान को चिन्हित करिए जिसे इस चयन हेतु नहीं किया गया है। तो आप देखोगे विशाखापत्तनम तो इस लिस्ट में शामिल है, मंगलौर भी इस लिस्ट में शामिल है, और कौन है? और देखते हैं पादुर भी है, लेकिन अंकलेश्वर नहीं है, क्योंकि अंकलेश्वर जो है कि इसमें शामिल नहीं है, बल्कि विशाखापत्तनम, मंगलौर और पादुर यही 3 जो है कि इसमें शामिल है। भारत में तेल अन्वेषण का कार्य किया जाता है तो ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा जो है कि तेल खोजने का काम किया जाता है। अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें ओएनजीसी भी शामिल होती है, और ऑयल इंडिया लिमिटेड जिसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हम ऑयल इंडिया लिमिटेड। अब बात करते हैं HBJ पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन कहाँ से होता है? तो ये दक्षिणी बेसिन से होता है। कहाँ से? दक्षिणी बेसिन से होता है। मुंबई हाई के अपतटीय क्षेत्र में ही होता है। हजारी बीजापुर जगदीशपुर HBJ यानी कि हजारी बीजापुर जगदीशपुर जो गैस पाइपलाइन है किस प्राधिकरण द्वारा निर्मित की गई है? तो ये गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा की गई है। ठीक है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो जिसको हम लोग गेल भी बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? गेल। HBJ गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से कौन सा गैस पंपिंग स्टेशन नहीं रखती है? आंवला, औरैया, बबराला, गुना। अगर देखा जाए तो ये सभी के सभी जो है कि इसमें पंपिंग स्टेशन जो है कि रखती हैं।
हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा भारत के किस भाग में प्राकृतिक गैस के प्रचुर भंडार का पता लगाया गया? तो रिलायंस इंडस्ट्री ने जो खोज की है वो आंध्र अपतटीय क्षेत्रों में की है। कहाँ पे? आंध्र अपतटीय क्षेत्रों में। हालांकि 2002 की बात है। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्न में से कहां से किया जाता है? तो बॉम्बे हाई से सबसे अधिक जो है कि उत्पादन किया जाता है, बॉम्बे हाई से। बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आप देखो कि बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र मुंबई के तट से 60 किलोमीटर दूर स्थित है, यही गलत है, जबकि इसकी खोज 1965 में हुई। पहला तेल का कुआं 1974 में खोदा गया और रूस और भारत की संयुक्त टीम के द्वारा इस पर काम किया गया। तो ये बॉम्बे हाई जो है वो तेल क्षेत्र मुंबई के तट से 60 किलोमीटर दूर स्थित है, यही बात गलत लिखी गई है, क्योंकि 60 नहीं बल्कि 160 किलोमीटर की दूरी पर है। और KG-D6 बेसिन में जो अप्रैल 2009 से लगातार चर्चा में भारी मात्रा में भंडार है किसका? गैस का। यहाँ पर गैस का भारी मात्रा में भंडार देखा गया है, जिसमें कि प्राकृतिक गैस के भंडार सबसे अधिक मिलते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किन में या किसमें सेल गैस के संसाधन पाए जाते हैं? जैसे कैम्बे बेसिन, कावेरी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन। तो इसमें पूछ रहा है कि कहां पर सेल गैस के सबसे अधिक भंडार पाए जा रहे हैं। तो आप देखोगे कि कैम्बे बेसिन में भी है, कावेरी बेसिन में भी है और कृष्णा गोदावरी बेसिन, तीनों में ही देखने को मिलता है। इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3। और अगर हम बात करें तो ONGC ने 5 बेसिनों में बताया कि सेल गैस के भंडार अनुमानित हैं, जैसे कि कैम्बे बेसिन, गंगा घाटी, असम व असम अराकान, कृष्णा गोदावरी और कावेरी। तो इन सभी 5 क्षेत्रों को आपको नोट कर लेना है। कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो देखिए कोयला भी जीवाश्म है, डीजल भी जीवाश्म है, पेट्रोल भी जीवाश्म है, लेकिन लकड़ी आपका जीवाश्म नहीं है। ये हरे पेड़ पौधों से मिलते रहते हैं सामान्यतः, तो ये आपका जीवाश्मिक ईंधन नहीं कहलाएंगे, बल्कि एक ठोस ईंधन कहलाएंगे या प्राकृतिक ईंधन कहलाएंगे। अब यहां पर पूछा जा रहा है उस विकल्प को चुनिए जो निम्नलिखित पाइपलाइन परिवहनों को उनकी लंबाई के घटते क्रम में दर्शाता है। तो इससे प्रश्न का कोई भी लॉजिक नहीं है, तो हम इसे नहीं पढ़ेंगे। ये छत्तीसगढ़ वाले ही पूछ सकते हैं इस तरीके के प्रश्न। अब यहाँ पर हमारा जो अगला टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है विविध खनिज। अब विविध खनिज की बात करेंगे तो इसमें देखिए पहली चीज की कोई सीक्वेंस तो होती नहीं है, जो भी प्रश्न आए होते हैं उनके अनुसार यहाँ पे नोट्स बना दिया जाता है, जो कि आपको रिवीजन करने में जो है कि प्रॉब्लम करेगा और बोरियत करेगा। तो इसलिए हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट बॉक्स को देखते हैं और उसके बाद हम सीधे MCQ सीरीज से हम इस चीज को रिवीजन कर लेंगे। जैसा कि अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जैसे कि इंडियन मिनरल ईयर बुक 2020 के अनुसार हम पढ़ेंगे खनिज के पहले नाम पढ़ेंगे, फिर पहला स्थान, दूसरा स्थान और तीसरा स्थान पूछा जाता है, क्योंकि अभी यूपी PCS में 2022 में सीधे सीधे पूछ लिया कि कौन से 2 राज्य हैं जो लौह अयस्क का उत्पादन सबसे अधिक करते हैं। तो हम इस चीज के बारे में बात करेंगे, लेकिन ध्यान देना इस बात को, क्योंकि अभी जो हम कवर कर रहे होंगे वो पढ़ेंगे हम भंडार, कि भंडार जो है कि किस खनिज का कहां पर पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे, जिसमें हम राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों पढ़ेंगे। लेकिन ये पूरी लाइन नहीं पढ़ेंगे, हम केवल इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। बाकी आप इस PDF से पढ़ सकते हैं, और PDF के लिए आपको WhatsApp पर मैसेज करके वहां से आपको PDF मिल जाएगी इंक्वायरी करने पे। और दूसरी चीज, उसका नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लगा दिया है WhatsApp का, तो आप वहां से देख लीजिएगा। जैसे कि पहले हम पढ़ेंगे रॉक फास्फेट, ये अक्सर इंपॉर्टेंट है। तो रॉक फास्फेट का जो भंडारण है वो झारखंड में सबसे अधिक है, राजस्थान में है और MP में है। तो ये क्रम से याद हो गया। फिर बॉक्साइट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बॉक्साइट एल्यूमिनियम के लिए प्राप्त करने का एक अयस्क है, जो एल्यूमिनियम का अयस्क। तो सबसे अधिक जो बॉक्साइट का भंडार है दोस्तों वो ओडिशा में है, आंध्र प्रदेश में, फिर गुजरात में। तो सबसे अधिक भंडार कहाँ पे? ओडिशा में। फिर इसमें हम देखेंगे क्रोमाइट, तो क्रोमाइट का भी जो भंडार है वो ओडिशा में सबसे अधिक है, फिर मणिपुर। यहाँ पर हम कोयले की बात करें 1 अप्रैल 2020 के आंकड़े से, तो झारखंड में सबसे अधिक भंडार है, दूसरे नंबर पे ओडिशा आता है और तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ आता है। अगर मैं कहूँ भंडार की दृष्टि से आप ऐसे चलिए, उत्पादन की दृष्टि से क्या आप उल्टा चलिए, यानी कि सबसे अधिक उत्पादन छत्तीसगढ़ करता है, फिर ओडिशा करता है, फिर झारखंड करता है। लेकिन अगर भंडार की बात करूं तो झारखंड के पास सबसे अधिक भंडार, फिर ओडिशा, फिर छत्तीसगढ़। फिर इसके बाद आप डोलोमाइट को याद रख सकते हैं, क्योंकि डोलोमाइट सबसे अधिक MP में है, फिर आंध्र प्रदेश और फिर छत्तीसगढ़ में है। और एक और आप पढ़ सकते हैं फेल्सपार, जिसमें राजस्थान सबसे अधिक है, फिर तेलंगाना और फिर आंध्र प्रदेश। इसी तरीके से और भी हम लिस्ट पढ़ेंगे, जैसे लौह अयस्क हेमेटाइट। ध्यान देना कि जो लौह अयस्क हेमेटाइट होता है दोस्तों, ये उच्च गुणवत्ता वाला होता है, जो सामान्यतः भारत के पूर्वी क्षेत्र में मिलता है। पूर्वी क्षेत्र का, जैसे कि आप देखोगे
कि ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़। जबकि इसी में जो मैग्नेटाइट अयस्क होता है लोहे का, जो कम गुणवत्ता वाला होता है या निम्न कोटि का, वो सामान्यतः दक्षिण भारत में से कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा, आंध्र प्रदेश ऐसे क्षेत्रों में मिलता है। तो हमने पढ़ लिया हेमेटाइट कहाँ पे है सबसे अधिक, ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़। और यही प्रश्न आपसे पूछ लिया गया था, लेकिन वो उत्पादन में पूछा था। मैग्नीज अयस्क का भंडारण ओडिशा, कर्नाटक, एमपी में है। कच्चे तेल की बात करेंगे तो सबसे अधिक उसके भंडारण असम में, फिर गुजरात और फिर राजस्थान है। प्राकृतिक गैस की बात करेंगे तो आसाम, आंध्र प्रदेश और राजस्थान हो जाएगा। अगर हम तांबे के अयस्क की बात करें तो तांबे में तो दोस्तों नो डाउट सबसे अधिक राजस्थान है, फिर झारखंड, फिर एमपी है। सोने की बात करेंगे तो कर्नाटक, राजस्थान। चांदी की बात करेंगे तो राजस्थान, झारखंड। लौह अयस्क मैग्नेटाइट जो कि दक्षिण भारत में सामान्यतः मिलता है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और राजस्थान, क्योंकि दक्षिण भारत में कम क्वालिटी का होता है। हीरे की बात करें तो एमपी सबसे पहले नंबर पे आएगा। और अब हम लोग पढ़ेंगे किसको, उत्पादन को। उत्पादन का अगर हम पढ़ें तो रॉक फास्फेट का सबसे अधिक उत्पादन राजस्थान के द्वारा किया जाता है। बॉक्साइट का सबसे अधिक उत्पादन ओडिशा के द्वारा। कोयले का सबसे अधिक उत्पादन छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड। और पिछली बार यही प्रश्न पूछ लिया गया था यूपी पीसीएस के द्वारा। ताम्र अयस्क की बात करें तो ये मध्य प्रदेश और राजस्थान। हालांकि भंडार तो राजस्थान में सबसे अधिक है तांबे के, लेकिन उसका प्रोडक्शन सबसे अधिक एमपी में हो रहा है। हीरा के लिए एमपी रहेगा, स्वर्ण के लिए कर्नाटक रहेगा। लौह अयस्क की बात करें तो ओडिशा और छत्तीसगढ़ सेकंड और फर्स्ट नंबर हो गए, जबकि कर्नाटक थर्ड पे हो गया। कच्चे तेल का प्रोडक्शन सबसे अधिक राजस्थान में हो रहा है, जबकि भंडार सबसे अधिक आसाम में है। प्राकृतिक गैस के भंडार भी सबसे अधिक असम में है, और असम में ही इसका सबसे अधिक प्रोडक्शन भी हो रहा है। तो ये तो थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट, हमने भंडार कवर कर लिए और उत्पादन कवर कर लिए। अब साथ में जब हम एमसीक्यू सीरीज पढ़ेंगे तो वहां से और भी चीजें हमें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अब हम इसको पढ़ेंगे अगली क्लास में, क्योंकि लगभग इसमें 60+ एमसीक्यूज हैं, जो कि क्लास को बहुत लंबा खींच देगा और फिर आपको चीजें समझ में कम आएंगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार प्लीज चैनल को कर लेना सब्सक्राइब दोस्तों। और इसकी पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप इंक्वायरी करके वहां से पीडीएफ ले सकते हैं, जो कि आपको मोर नंबर में, मतलब मोर में दिख जाएगा वीडियो के नीचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।